नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल इंडियन केस में। आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाजरे के खेत में शव मिलने की खबर पूरे गांव में फैल गई। शव को केमिकल डालकर इस कदर जला दिया गया था, लाश कंकाल में बदल गई थी। मृतक की पहचान होनी नामुमकिन थी। लाश के नाम पर शरीर के कुछ भाग की हड्डियां मात्र थीं। कंकाल के पास चप्पलें, कपड़े व अन्य सामान पड़े थे। सामान से लग रहा था कि यह कंकाल किसी महिला का है। भगवान देवी ने कंकाल के पास मिली चप्पलें, पीले रंग का हेयर क्लिप, हाथ में बंधा कलावा, चांदी की 2 अंगूठियां, लाल रंग का कंगन, सलवार कुर्ता व अन्य सामान को देखकर कंकाल की पहचान अपनी बेटी रीता उर्फ मोनी के रूप में की। भगवान देवी और उनके पति कुंवर सिंह थाने से लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों, यहां तक कि अदालत तक की दौड़ लगा रहे थे, लेकिन उन्हें बेटी रीता कुमारी उर्फ मोनी की हत्या के बाद उसका कंकाल अंतिम संस्कार के लिए पिछले 40 महीनों से पुलिस नहीं दे रही थी। वे चाहते थे कि बेटी की लाश जो कंकाल के रूप में बरामद हुई थी, मिल जाए तो वे उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दे। वो कंकाल उनकी बेटी की है, इसके उन्होंने पुलिस को सबूत भी जुटा दिए थे। फिर भी पुलिस कंकाल उनकी बेटी का नहीं मान रही थी। उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा। यही स्थित डा. भीमराव अंबेडकर संयुक्त चिकित्सालय की मोर्चरी में रखे एक डीप फ्रीजर में बेटी की लाश कंकाल के रूप में पिछले 40 महीने से कैद थी। ऐसा पुलिस के लापरवाह रवैये की वजह से हो रहा था। पोस्टमार्टम और 2 बार डीएनए टेस्ट के बाद भी पुलिस जांच अधूरी रह गई थी, क्योंकि डीएनए के लिए जो नमूने 2 बार भेजे गए थे वो सही तरीके से नहीं लिए गए थे। इसके बाद भगवान देवी ने एसएचओ के साथ ही एसएसपी इटावा को 22 अक्टूबर 2020 तथा 22 फरवरी 2021 व 26 अगस्त 2021 को प्रार्थना पत्र दिए। इनमें आरोपियों के नाम का खुलासा भी किया गया था, लेकिन बार बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद न तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और न डीएनए रिपोर्ट ही दी गई। भगवान देवी लगातार बेटी का कंकाल देने की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। मोर्चरी के डीप फ्रीजर में 40 माह से कैद रीता उर्फ मोनी के कंकाल के साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे सभी चौंक गए। उसका कंकाल एक ही झटके में डीप फ्रीजर की कैद से मुक्त हो गया और घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। क्या चमत्कार हुआ जिससे लाश को मम्मी पापा को सौंपा? 2 बार डीएनए टेस्ट से पहचान न होने के बाद अचानक ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि मरने वाली लड़की के कंकाल की पहचान होने के बाद उसे उसके वास्तविक मम्मी पापा को सौंप दिया गया? आइए पूरी घटना आपको सिलसिलेवार बताते हैं। ये खौफनाक घटना आज से लगभग 40 महीने पहले शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के जसवंत नगर थाना क्षेत्र का एक गांव है चक सलेमपुर। इसी गांव का निवासी है कुंवर सिंह। उसके परिवार में पत्नी भगवान देवी के अलावा 5 बच्चे थे। इनमें 3 बेटियां व 2 बेटों में सबसे बड़ी बेटी अंजलि, राजीव, ज्योति की शादी हो चुकी है। चौथे नंबर की रीता कुमारी उर्फ मोनी थी। सबसे छोटा सौरभ उर्फ बंटी है, जो बीएससी कर चुका है। पिता के पास जमीन थी जिस पर वो अपने बेटों राजीव व सौरभ की मदद से खेती करते थे। कुंवर सिंह की 22 वर्षीय बेटी रीता कुमारी उर्फ मोनी की 1 सप्ताह बाद सगाई होनी थी। घर में खुशी का माहौल था। घर वाले शादी की तैयारी में व्यस्त थे। 19 सितंबर 2020 को मोनी की तबीयत ढीली थी। वो दोपहर 12 बजे अपनी दवा लेने घर से जसवंत नगर की कह कर गई थी। उसे गए हुए 3 घंटे बीत चुके थे, मगर वो वापस घर नहीं आई थी। इस पर घर वालों को चिंता होने लगी। उन्होंने उसे तलाशना शुरू कर दिया। गांव में उसके साथ पढ़ने वाली सहेलियों के घर के अलावा गांव में जिस स्थान पर वो सिलाई सीखती थी वहां भी पता लगाया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला और रात हो गई। वो लौटकर घर नहीं आई। रीता अपना मोबाइल, जिसमें 2 सिम कार्ड थे, लेकर घर से गई थी। उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा था। रीता जसवंत नगर के एक कॉलेज में 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसके लापता होने पर उसे तलाशने में उसके घर वालों से लेकर गांव के लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की। शुरुआती कोशिश में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। इस तरह कई दिन गुजर गए। रीता उर्फ मोनी के गायब होने के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा था कि रीता अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। कोई कह रहा था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी, इसलिए कहीं और चली गई है। थक-हार कर रीता उर्फ मोनी की मम्मी भगवान देवी ने थाना जसवंत नगर में बेटी की गुमशुदगी की सूचना 22 सितंबर 2020 को लिखा दी। गुमशुदगी दर्ज होने के साथ ही इसकी जांच तत्कालीन एसआई संजय कुमार सिंह को सौंपी गई।
रीता के लापता होने के 7वें दिन 26 सितंबर को अचानक रीता का सुराग मिला। रीता के घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर बाजरे के एक खेत में मानव कंकाल मिला। घास लेने गए कुछ लोगों ने खेत में पड़े कंकाल को देखकर शोर मचाया। इस पर गांव वाले एकत्र हो गए। गांव वालों से खेत में कंकाल मिलने की जानकारी होते ही रीता के घर वाले दौड़े दौड़े खेत में पहुंचे। उन्होंने वहां मिले कपड़ों और अन्य सामान से उसकी शिनाख्त रीता के रूप में कर ली। रीता की मम्मी भगवान देवी ने बताया कि घर से जाते समय रीता यही सब पहने हुए थी। बेटी की लाश को इस अवस्था में देखते ही भगवान देवी बेहाल हो गई। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने रोते हुए पुलिस को बताया कि उसकी बेटी की हत्या केमिकल डालकर हत्यारों ने की है। उसने बताया कि उसकी गांव में किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। फिर बेटी का ये हाल किसने और क्यों किया? बेटी की हत्या से परिवार में कोहराम मच गया। रीता के सामान तो मिले थे, लेकिन उसका मोबाइल फोन नहीं मिला। खेत में कंकाल मिलने की सूचना पर घटनास्थल पर पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ पहले ही पहुंच गई थी। पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया। कंकाल की हालत देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि कंकाल के कुछ हिस्से को कुत्ते या जंगली जानवर खींच कर ले गए होंगे। लाश को किसी केमिकल से जलाया गया था। इससे उसकी पहचान होनी भी मुश्किल हो गई थी। कंकाल के पास मिले सामान इस बात की गवाही दे रहे थे कि एक सप्ताह पहले लापता हुई गांव की युवती रीता का ही कंकाल है। गांव के जितेंद्र कुमार, बेबी, राजीव आदि ने भी इन चीजों को देखकर रीता के रूप में कंकाल की शिनाख्त की। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठे किए। पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय की मोर्चरी भिजवा दिया। कंकाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का कारण न आने तथा पहचान न होने पर पुलिस ने कंकाल का डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लिया। पुलिस कंकाल व माता पिता के सैंपल लेकर रीता के बड़े भाई राजीव के साथ 29 सितंबर 2020 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ गई थी। लखनऊ लैब के अधिकारियों ने उन्हें ये कहकर लौटा दिया कि पूरे कंकाल की जरूरत नहीं है, केवल कंकाल से सैंपल लेकर व कंकाल के रंगीन फोटो विधिवत भिजवाएं। 2 दिन बाद वापस लाकर कंकाल को वहीं रख दिया गया। राजीव ने बताया कि गाड़ी किराए पर ले जाने में उसके 8,000 रुपये खर्च हो गए थे। इसके 5 दिनों बाद पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए कंकाल व मम्मी पापा के सैंपल लेकर लखनऊ लैब भिजवाए, जिसकी रिपोर्ट 26 मार्च 2022 को कई रिमाइंडर भेजने के बाद मिली, जो सैंपल सही तरीके से न भेजने के कारण स्पष्ट नहीं थी। मां भगवान देवी इस बात की जिद पर अड़ी थी कि कंकाल उसकी बेटी का ही है। सैंपल सही से नहीं लिए जाने से लखनऊ लैब की रिपोर्ट स्पष्ट नहीं आई है। इस पर पुलिस से आगरा की लैब में टेस्ट कराने की बात हुई। छोटा भाई सौरभ आगरा की लैब कंकाल व माता पिता के सैंपल लेकर 4 अगस्त 2022 को पुलिस के साथ गया। आगरा फोरेंसिक लैब वालों ने ये कहकर सैंपल लौटा दिया कि यह हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है। जिस क्षेत्र से संबंधित हो वहां की लैब में जांच कराओ। सभी तरफ से निराश होने के बाद भी भगवान देवी चुप नहीं बैठी। अपनी बेटी के लापता होने के बाद उसकी हत्या होने के कारण वो दुखी थी। लगभग 2 साल तक थाने व पुलिस के उच्चाधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भगवान देवी की हिम्मत जवाब दे गई। जब अपनी बेटी के शव को प्राप्त करने के लिए घर वाले परेशान हो गए, तब मां भगवान देवी ने न्याय के लिए साल 2022 में हाईकोर्ट इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाया। रीता की मां भगवान देवी ने अपनी रिट याचिका में पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस को कई बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी अब तक आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, साथ ही डीएनए रिपोर्ट भी नहीं दी गई है। भगवान देवी ने न्यायालय से इस संबंध में एसएसपी इटावा को निर्देश जारी करने की अपील की। इस पर न्यायालय ने भगवान देवी की रिट पर सुनवाई करते हुए 11 जुलाई 2022 के अपने आदेश में एसएसपी इटावा को भगवान देवी द्वारा 22 सितंबर 2020 को गुमशुदगी की जो सूचना थाना जसवंत नगर में दर्ज कराई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों के नाम भी बताए थे। इसके बाद 26 सितंबर को जब बाजरा के खेत में कंकाल मिला, तब कपड़ों व अन्य चीजों से कंकाल की पहचान बेटी रीता के रूप में की थी। इसी गुमशुदगी को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में आरोपियों के खिलाफ परिवर्तित करने तथा दोबारा डीएनए टेस्ट कराने और 2 माह में डीएनए रिपोर्ट और जांच प्रगति रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद सोई हुई पुलिस सक्रिय हुई और घटना के लगभग 2 साल बाद 22 जुलाई 2022 को गांव चक सलेमपुर निवासी राम कुमार, उसकी पत्नी मिथिलेश कुमारी, बेटा मोहित व थाना बलरई के गांव ज्वालापुर निवासी सत्येंद्र कुमार के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 120 बी, 506, 3 BSC, ST एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कर ली।
क्षतविक्षत कंकाल और एक परिवार के दावों के बीच फंसी पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद कंकाल का दोबारा डीएनए कराने का फैसला किया। भगवान देवी व उसके पति कुंवर सिंह का ब्लड सैंपल फोरेंसिक टीम द्वारा लेने के बाद लखनऊ लैब 18 अगस्त 2022 को डीएनए जांच के लिए भेजा गया। पुलिस द्वारा कई रिमाइंडर देने पर 11 महीने बाद 10 जुलाई 2023 को दूसरी बार मिले डीएनए रिपोर्ट इस आधार पर बेनतीजा रही कि शव का नमूना मैच नहीं हो रहा। लैब की इस रिपोर्ट ने पुलिस को चकित और भगवान देवी को परेशान कर दिया, क्योंकि लाश भगवान देवी के परिवार से जुड़ी नहीं थी। पुलिस का कहना था कि 11 महीने बाद जो दूसरी रिपोर्ट प्राप्त हुई है वो मृतका के मम्मी पापा के डीएनए से मैच नहीं हो रही है। पुलिस ने मृतका का माता पिता न मानते हुए कंकाल देने से इनकार कर दिया। 2 बार डीएनए की रिपोर्ट सही न आने के बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। जांचकर्ताओं ने ये संदेह करते हुए कि कंकाल के पास से मिले सामान जरूरी नहीं है कि मृतक रीता के ही हों। हो सकता है कि हत्यारों ने पुलिस को चकमा देने के लिए रीता के कपड़ों व पहने गहनों के साथ किसी दूसरे का शव वहां लाकर डाल दिया हो। इस बात की भी आशंका व्यक्त की गई कि कहीं रीता का अपहरण तो नहीं कर लिया गया। जांचकर्ताओं ने शव को डीएनए मैच न होने पर इन्हीं आशंकाओं के चलते सौंपने से इनकार कर दिया। चूंकि हत्या के संभावित मामले में क्षतविक्षत मानव अवशेष ही एकमात्र सुराग थे, इसलिए पुलिस ने ये सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव सावधानी बरती कि सबूत प्रभावित न हों और अच्छी तरह से सुरक्षित हों। भगवान देवी ने आरोप में कहा कि रामकुमार की रीता के साथ दोस्ती थी। वो अक्सर उसके मोबाइल पर फोन करके उससे बात करता था। दोनों चोरी छिपे मिलते भी थे। हम लोगों को इस बात की जानकारी रीता का कंकाल मिलने के बाद उस समय हुई जब पुलिस ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से पता चला कि उसकी आखिरी बार रामकुमार से ही बात हुई थी। जब रामकुमार की पत्नी मिथिलेश को इन संबंधों की जानकारी हुई तो सभी आरोपियों ने षड्यंत्र के तहत रीता को फोन करके 19 सितंबर 2020 को अपने घर बुलाया और मिलकर उसकी हत्या कर दी। रात के समय वे उसे बाजरा के खेत में डाल आए। शव को केमिकल डालकर जलाया गया था ताकि उसकी पहचान न हो सके। रीता के मोबाइल की कॉल डिटेल्स से भी स्पष्ट हो गया कि आखिरी बार रीता के पास रामकुमार के बेटे का ही फोन आया था। उसके पास अधिकतर रामकुमार के ही फोन आते थे। रीता के बड़े भाई राजीव का कहना था कि यदि कंकाल उसकी बहन रीता का नहीं है तो रीता का क्या हुआ, वो कहाँ है? पुलिस अब तक उसका पता क्यों नहीं लगा सकी? दूसरी ओर अपने दावे में दम दिखाने के लिए भगवान देवी ने भी इटावा के एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र देकर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस पर तत्कालीन जांच अधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि कंकाल तुम्हारी बेटी रीता का है, तब तक कैसे किसी को आरोपी मान लिया जाए। भगवान देवी ने तत्कालीन पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया कि गिरफ्तारी न होने का फायदा उठाकर बेटी के हत्यारे खुलेआम गांव में घूमते रहे। बाद में मौका पाकर वे फरार हो गए। इसी बीच गांव में भी इस बात की चर्चा चलने लगी कि रीता और रामकुमार के बीच प्रेम संबंध थे। वे चोरी छिपे मुलाकात करने लगे। धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल गई। कहने को दोनों की उम्र में दोगुने का फर्क था। रामकुमार 45 साल का और रीता 22 साल की थी, लेकिन रामकुमार की मीठी मीठी बातों में आकर रीता बहक गई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंधों की किसी को भनक तक नहीं लगी। दोनों अक्सर एक दूसरे से फोन पर बात कर लेते थे। जब दोनों के प्रेम संबंधों की जानकारी रामकुमार की पत्नी मिथिलेश को हुई तो उसने सुनियोजित ढंग से अंजाम देकर रीता की हत्या करवा दी। इसके लिए घटना वाले दिन उसने बेटे मोहित के मोबाइल से रीता को फोन करके बुला लिया। इस बात को भगवान देवी ने भी बातचीत के दौरान स्वयं स्वीकार किया है। उसने बताया कि कंकाल मिलने के बाद रामकुमार ही हमदर्द बनकर खड़ा रहा, यहाँ तक कि कंकाल मिलने से पहले रीता की तलाश में भी वो उनके साथ रहा। लेकिन बाद में रामकुमार की भूमिका को लेकर जब सवाल खड़े होने लगे, तब रामकुमार पर शक जाहिर करते उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिए और कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज की। कोर्ट के आदेश पर दूसरी बार कराए गए डीएनए टेस्ट का मैच न होने के बाद पुलिस ने अदालत को रिपोर्ट भेज दी और गुपचुप तरीके से कंकाल की अंत्येष्टि की योजना बनाई। शमशान में पुलिस ने 5 फीट गहरा तथा 6 फीट लंबा गड्ढा खुदवा कर तैयार कर लिया। इसकी भनक जैसे ही भगवान देवी को हुई तो उसने पुलिस के सामने हंगामा कर दिया। उसने पुलिस को चेतावनी दी कि यदि उसकी बेटी के संबंध में पूरी कार्रवाई से पहले कंकाल का अंतिम संस्कार लावारिस की तरह किया गया तो वो इसी गड्ढे में आत्महत्या कर लेगी। भगवान देवी के उग्र तेवर देखकर पुलिस को अपने कदम पीछे करने पड़े। इटावा के मुख्य चिकित्साधिकारी डा. गीताराम ने बताया कि डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजा गया था।
लखनऊ लैब की रिपोर्ट स्पष्ट न आने पर पूरा कंकाल मंगाया गया। इसके बाद भी 2 बार सैंपल भेजे, अभी तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है। फिर से डीएनए सैंपल न लेना पड़े, इसलिए कंकाल को पुलिस ने डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखा है। इसके बाद तो मामले की गूंज प्रदेश भर में गूंजने लगी थी। कंकाल की खबर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रमुखता से छाने लगी। 3 साल से इटावा के अस्पताल की मोर्चरी के डीप फ्रीजर में कैद एक युवती की लाश, जिसका 2 बार डीएनए टेस्ट कराने के बाद भी मामला अधर में लटका हुआ था। इटावा के जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पिछले 3 साल से डीप फ्रीजर में बंद कंकाल के लावारिस हालत में पड़े होने की जानकारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। 26 अक्टूबर 2023 को हाईकोर्ट ने समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए अपना निर्णय देते हुए मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ ने सरकार और पुलिस अधिकारियों से पूछा कि आमतौर पर शव गृहों में रखे गए शवों के अंतिम संस्कार की क्या प्रथा है। इटावा के इस मामले में इतना विलंब होने की क्या वजह है? क्या ऐसा कोई नियम है जिसके तहत सरकार को निश्चित समय में शवों का अंतिम संस्कार करना होता है? कोर्ट ने प्रकरण में विवेचना की स्थिति और शव संरक्षित करने की स्थिति, शव संरक्षित करने की पूरी टाइमलाइन बताने का निर्देश दिया। इसके साथ ही केस डायरी और डीएनए जांच के लिए भेजे गए सैंपल और उसकी रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी मांगी। मृतका की मम्मी भगवान देवी व घर वालों की भावनाओं को देखते हुए न्यायालय ने पुलिस को हैदराबाद की लैब में डीएनए टेस्ट कराने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 31 अक्टूबर 2023 निश्चित कर दी। उच्च न्यायालय ने बार एसोसिएशन के महासचिव नितिन शर्मा को इस प्रकरण में न्याय मित्र नियुक्त करते हुए उनसे न्यायालय का सहयोग करने के लिए कहा। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और इटावा के पुलिस अधिकारियों से विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था का मूल्यांकन न केवल जीवित लोगों के साथ उसके व्यवहार के तरीके से किया जाना चाहिए, बल्कि मृतकों को देने वाले सम्मान से भी किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मृतकों की प्रतिष्ठा और जीवितों की प्रतिष्ठा जैसा कोई भी विभाजन प्रतिष्ठा को उसके अर्थ से वंचित कर देगा। मृत्यु जीवन की तुच्छता को दर्शाती है, प्रतिष्ठा जीवन की सार्थकता की गवाही देती है। यदि मृतकों की प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं है तो जीवित लोगों की प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं है। यदि मृतकों की प्रतिष्ठा को महत्व नहीं दिया जाता है तो जीवित लोगों की प्रतिष्ठा को भी महत्व नहीं दिया जाता है। संविधान मृतकों का संरक्षक है, कानून उनका सलाहकार है और अदालतें उनके अधिकारों की प्रहरी हैं। कोर्ट के आदेश के बाद इटावा पुलिस ने कंकाल के साथ ही रीता के मम्मी पापा के सैंपल लेकर दिसंबर 2023 में सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद को भेजा गया। इस लैब से जनवरी 2024 को जो रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हुई वो पॉजिटिव थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि कंकाल व मम्मी पापा के सैंपल की जांच से स्पष्ट हो गया कि कंकाल के मम्मी पापा भगवान देवी व कुंवर सिंह ही हैं। कंकाल बेटी रीता का ही है। इस बात की जानकारी मिलते ही घरवालों ने राहत की सांस ली। डीप फ्रीजर में कैद रीता का कंकाल, जो पिछले 40 महीने से अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा था, को घरवालों द्वारा लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कैद से मुक्त करा लिया गया। 31 जनवरी 2024 को पुलिस ने रीता की मम्मी भगवान देवी को तहसील बुलाया। वो घर के अन्य सदस्यों के साथ तहसील पहुंची तो उन सब से तहसील अधिकारियों ने कहा कि बेटी का कंकाल ले जाओ और खामोशी से इसे दफना दो। इसके बाद कंकाल उनको सौंप दिया गया। डीएम इटावा के निर्देश पर 4 सदस्यीय टीम, जिसमें एसडीएम दीपशिखा, तहसीलदार भूपेंद्र सिंह, एसएचओ कपिल दुबे, क्राइम इंस्पेक्टर रमेश सिंह शामिल थे, रीता के परिवार के चक सलेमपुर स्थित खेत पर पहुंचे, जहां उनकी देखरेख में भाई राजीव व उसके चचेरे भाई ने गड्ढा खोदने के बाद खामोशी से कंकाल को दफना दिया। मृतका के बड़े भाई राजीव व छोटे भाई सौरभ उर्फ बंटी ने बताया कि पुलिस शुरू से ही मामले में ढील डाले रही। शुरू में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, उसमें किसी को नामजद नहीं किया गया था, लेकिन लाश मिलने के बाद पुलिस पूछताछ में आरोपियों के नाम बताए थे। लेकिन तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के धुलमुल रवैये के चलते किसी भी आरोपी को हिरासत में नहीं लिया गया। नामजद किए गए आरोपी भनक लगते ही घटना के 11वें दिन अपने घर ताला लगाकर रात में ही फरार हो गए। यदि पुलिस मुख्य आरोपी रामकुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करती तो हत्या का राज उसी समय खुल जाता, लेकिन तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ करना भी जरूरी नहीं समझा और आरोपियों को हत्या के सबूत नष्ट करने का समय दे दिया। यहां तक कि आरोपी रामकुमार ने साल 2021 में अपना जसवंत नगर का प्लॉट व सिरसा में खेती की जमीन भी बेच दी। ये सब उन लोगों ने षड्यंत्र के तहत ही किया है। 45 वर्षीय रामकुमार मूल रूप से इटावा जिले के सिरसा का रहने वाला है।
लगभग 20 साल पहले वो गांव चक सलेमपुर में आकर मकान बनाकर पत्नी के साथ रहने लगा था। वो शटरिंग का काम करता था। एसएसपी संजय कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले की जांच नए सिरे से शुरू की गई है। जांच के लिए सर्विलांस सहित 3 टीमों को लगाया गया है। जल्द ही हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। रिपोर्ट में जो लोग नामजद हैं, उनके बारे में भी गहराई से छानबीन की जाएगी। गुनहगारों को उनकी सही जगह पहुंचाया जाएगा। इसी बीच मृतका रीता के कंकाल का डीएनए उसके मम्मी पापा से मैच हो जाने की जानकारी मिलते ही हत्या के आरोपी रामकुमार व उसकी पत्नी मिथिलेश ने 2 फरवरी 2024 को इटावा की अदालत में आत्मसमर्पण के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन इसी दौरान मिथिलेश को चोट लग गई, जिसके चलते केवल रामकुमार ही आत्मसमर्पण कर सका। न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया, जबकि 28 फरवरी 2024 को आरोपी रामकुमार के बेटे मोहित गौतम ने भी आत्मसमर्पण के साथ जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र पर 4 मार्च 2024 को सुनवाई करते हुए जमानती प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए मोहित को जेल भेज दिया।